सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सकें। आज बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लाया हूँ। आज अगर ये क्लास आपने पूरी अटेंड कर ली तो ये मेरा विश्वास है कि आप कम से कम इस क्लास से 2 क्वेश्चन लेके ही जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीटली आप पूरे कर पाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी का पार्ट आता हो और सेल वाला कोशिका वाला पार्ट आता हो। अगर ये क्लास आपने पूरी अटेंड कर ली तो कम से कम आप 2 क्वेश्चंस को आराम से हल कर पाएंगे। तो आज आपको पक्के करने हैं अपने 2 क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद क्लास है ये आपके लिए, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके, बिल्कुल जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो बिल्कुल सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ करने वाला कोडोन है। अब देखिए पहले समझिए, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? कोशिका के अंदर होता है, राइबोसोम में। कोशिका के अंदर राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। और जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो अमीनो अम्ल की मदद से होता है। अमीनो अम्ल जो होते हैं उनको प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करता है और ये प्रोसेस जो होता है ये विशेष प्रकार के कोडोन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विशेष प्रकार के कोडोन्स के द्वारा होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रारंभ करने वाला कोडोन है वो कौन सा है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा AUG कोडोन, ऑप्शन बी है हमारा GUA कोडोन, ऑप्शन सी है हमारा UGA कोडोन और ऑप्शन डी है हमारा AAU कोडोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, PMT तक के एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है ये। जवाब दीजिए। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है AUG कोडोन, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडोन होता है वो AUG कोडोन कहलाता है। और ये जो AUG कोडोन होता है ये कौन से वाले अम्ल को कोडोन करता है या कोड करता है? ये कोशिका के अंदर जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उसमें से जो मिथियोनिन होता है उस मिथियोनिन को पकड़ता है और उसको कोड करता है। तो ध्यान रखना, मिथियोनिन को कोड करने वाला अमीनो अम्ल पूछ ले तो AUG हो जाएगा, और प्रोटीन संश्लेषण वाला अमीनो अम्ल पूछ ले या प्रोटीन संश्लेषण वाला कोडोन पूछ ले तो प्रोटीन संश्लेषण वाला कोडोन कौन सा हो जाएगा? AUG कोडोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। पूरी क्लास अटेंड करिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से कोडोन नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन से कोडोन नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है हमारा UAA कोडोन, ऑप्शन बी है हमारा UAG कोडोन, ऑप्शन सी है हमारा UGA कोडोन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। कौन से कोडोन नॉनसेंस कोडोन कहलाएंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरी क्लास अटेंड करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो नॉनसेंस कोडोन होते हैं वो कौन से होते हैं? UAA कोडोन होता है, UAG कोडोन होता है और UGA कोडोन होता है। ये नॉनसेंस कोडोन क्यों कहलाते हैं? ये नॉनसेंस कोडोन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रोटीन संश्लेषण को बंद कर देते हैं। अगर प्रारंभ की बात की जाए तो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला जो कोडोन होगा वो होगा AUG कोडोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही सवाल, सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट लाया हूँ, बहुत ही क्रीम मक्खन निकाल के लिए लाया हूं आपके लिए। गोल्डन क्वेश्चन है, सारे ही बहुत मदद करेंगे आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण पूछा है, mRNA, tRNA, sRNA और उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा RNA होगा जिसके द्वारा प्रोटीन जो अमीनो अम्ल है उसके क्रम का निर्धारण किया जाएगा कि कौन सा अमीनो अम्ल कहाँ पर जाकर लगेगा? जवाब दीजिए।
जिसने mRNA जवाब दिया है मैसेंजर आरएनए, बिल्कुल सही जवाब है। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या करता है, जो अमीनो अम्ल होता है उनके क्रम का निर्धारण करता है। ये समझ लीजिए कि अमीनो अम्ल की जो लाइन बनाता है कि कौन सा अमीनो अम्ल कहाँ खड़ा होगा या कहाँ जाके लगेगा, वो mRNA के हाथ में होता है पूरा कंट्रोल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे को प्रोटीन निर्माण हेतु कोशिका द्रव में उपस्थित अमीनो अम्ल का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन निर्माण हेतु कोशिका द्रव में उपस्थित अमीनो अम्ल। अब देखिए कोशिका द्रव में अगर आपको अमीनो अम्ल की संख्या पूछ ले तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने अमीनो अम्ल पाए जाएंगे, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाएंगे। और जो प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई भी कौन सी होती है, अमीनो अम्ल होती है। तो इकाई का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अमीनो अम्ल होता है उसी को अपघटित करके या परिवर्तित करके क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाई जाती है। तो बताइए प्रोटीन निर्माण हेतु कोशिका द्रव में उपस्थित अमीनो अम्ल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, जेनेटिक कोड द्वारा, केंद्रक द्वारा, कोशिका द्रव द्वारा या फिर केंद्रिका द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, किसके द्वारा किया जाएगा जेनेटिक कोड का चुनाव, अमीनो अम्ल का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा। देखो जब लाइन बनाने की बात आएगी या क्रम की बात आएगी तो mRNA सही जवाब होगा, और जब चुनाव की बात आएगी तो उसका जवाब हो जाएगा जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो अम्ल सेलेक्ट है और कौन सा सेलेक्ट नहीं है। वैसे जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं उन सबको चुनाव करने का कार्य जेनेटिक कोड करता है, और उनको रेखित क्रम में व्यवस्थित करने का कार्य, रेखित क्रम में एक जगह पर लगाने का कार्य mRNA द्वारा किया जाता है। तो अगर न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। प्रोटीन निर्माण हेतु कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, अभी बताया था मैंने, बताइए जल्दी से, प्रोटीन निर्माण हेतु कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 7 प्रकार के, ऑप्शन बी है हमारा 9 प्रकार के, ऑप्शन सी है हमारा 12 प्रकार के, और ऑप्शन डी है हमारा 20 प्रकार के। बताइए जल्दी से प्रोटीन निर्माण हेतु कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रोटीन निर्माण पूछा है। प्रोटीन निर्माण कोशिका में राइबोसोम के ऊपर होता है। राइबोसोम क्या कहलाता है, कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कहलाता है। तो जिसने 20 प्रकार का जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है हमें आनुवंशिक कोड को आधार बताने वाले वैज्ञानिक थे। आनुवंशिक कोड को आधार बताने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए है हमारा नीरेनबर्ग व मथाई, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हाले व हरगोबिंद खुराना, ऑप्शन सी है हमारा हुक व ब्राउन, ऑप्शन डी है हमारा श्वान व श्लीडेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आनुवंशिक कोड को आधार बताने वाले या प्रोटीन संश्लेषण का आधार बताने वाले, आनुवंशिक कोड को प्रोटीन संश्लेषण का आधार बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला नीरेनबर्ग और मथाई, बिल्कुल सही जवाब है। जो नीरेनबर्ग और मथाई नामक 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो विशेष प्रकार के कूट के द्वारा होता है या कोड के द्वारा होता है, और वो आनुवंशिक कोड कहलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। इसके बाद में क्या हुआ था, देखो फिर और बता देता हूँ इससे रिलेटेड एक जानकारी। इसके बाद में क्या हुआ, 2 वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम था, एक तो थे रॉबर्ट होले और एक हमारे भारत के वैज्ञानिक थे महान, जिनका नाम था डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसकी संपूर्ण जानकारी ली, संपूर्ण खोज की, और बाद में इन्होंने डिसाइड किया और बताया इन्होंने कि जो कूट होते हैं वो लगभग 64 प्रकार के होते हैं, और इस काम के लिए उनको 1968 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने सबसे, जो हरगोबिंद खुराना और रॉबर्ट होल थे, उन्होंने ही बताया था कि कूट कितने प्रकार के होते हैं और कूट कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या काम करते हैं। इसी काम के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए उससे रिलेटेड सवाल आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आनुवंशिक कोड कितने प्रकार के होते हैं। बताइए जल्दी से, आनुवंशिक कोड कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपसे सवाल किया गया था। ऑप्शन ए है हमारा 21 प्रकार, ऑप्शन बी है हमारा 32 प्रकार, ऑप्शन सी है हमारा 64 प्रकार, और ऑप्शन डी है 108 एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नहीं है, 108 प्रकार पूछा है यहाँ पर। बताइए जल्दी से, आनुवंशिक कोड कितने प्रकार के होते हैं। 21 प्रकार, 32 प्रकार, 64 प्रकार या 108 प्रकार। जिसने सी जवाब दिया है 64 प्रकार, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। 64 प्रकार के होते हैं। आनुवंशिक कोड कितने प्रकार के होते हैं, देखिए वहाँ पर अगर कोड नहीं आता है, कूट आ जाता है, तो भी एक ही बात है, 64 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। देखिए जो ये कोड होते हैं, ये कौन से कोड होते हैं, ये कोड होते हैं ट्रिपल कोड या त्रिक कोड के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन से कोड होते हैं, ट्रिपल कोड या त्रिक कोड के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये प्रत्येक अमीनो अम्ल को 2 विशेष प्रकार के कोड कोड करते हैं।
कोडोन करते हैं या कूट करते हैं, कुछ भी समझ सकते हो आप। प्रत्येक अमीनो अम्ल को 2 या 1 से अधिक, या तो 1 करेगा या 2 करेगा या 2 से अधिक जो अमीनो अम्ल रहेंगे, कोड रहेंगे, वो अमीनो अम्ल को क्या करेंगे, कोड करेंगे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है प्रोटीन निर्माण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाने का कार्य कौन सा आरएनए करता है। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, अच्छे स्टूडेंट इसमें मात खा जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, वापस से समझ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रोटीन निर्माण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाने का कार्य कौन सा आरएनए करता है। तो अब जो प्रोटीन निर्माण होगा वो तो राइबोसोम पर ही होगा, और जो अमीनो अम्ल है वो राइबोसोम पर रहेंगे नहीं, तो उन राइबोसोम पर उन अमीनो अम्लों को लाएगा कौन, अब ये बताना है आपको। क्योंकि आरएनए तो बहुत प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और कोई नहीं। बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा, टीआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब, टीआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए। जिसने जवाब दिया है टी आरएनए बिल्कुल सही जवाब है। इसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरित आरएनए। ये क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव में से और विभिन्न जगह से पकड़ता है, और पकड़कर सीधा कहाँ ले आता है, पकड़कर सीधा ले आता है राइबोसोम पर। और राइबोसोम क्या है, फैक्ट्री है हमारी प्रोटीन निर्माण की, लाता है और फैक्ट्री में डाल देता है, और बाहर जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो प्रोडक्ट हमारा होता है प्रोटीन। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमआरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है अभी तक तो देख लीजिए। एमआरएनए यानी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, सूचना वाला आरएनए होता है, वो उसका निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी टीआरएनए, ऑप्शन सी है हमारा आरआरएनए, और ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल। बताइए जल्दी से, जो एमआरएनए है उसका निर्माण किससे होता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए का निर्माण। जिसने ए जवाब दिया है डीएनए बिल्कुल सही जवाब है। जो इसका एमआरएनए का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, एमआरएनए का निर्माण हमेशा डीएनए से होता है। मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, किसी जीव के संपूर्ण गुणसूत्र के सेट को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी जीव के संपूर्ण गुणसूत्र के सेट को क्या कहते हैं। गुणसूत्र का संपूर्ण सेट पूछा है यहाँ पर, क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है हमारा जीन सेट, ऑप्शन बी है कैरियोटाइप, ऑप्शन सी है हमारा डीएनए क्रम, और ऑप्शन डी है क्षारक क्रम। बताइए जल्दी से, जीव का संपूर्ण गुणसूत्र सेट क्या कहलाएगा। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला कैरियोटाइप, बिल्कुल सही जवाब है। जो गुणसूत्र का संपूर्ण सेट होता है वो कैरियोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरियोटाइप के नाम से जाना जाता है या कैरियोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूरी क्लास अटेंड करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं और आपको कितनी मदद कर सकते हैं एग्जाम में। और आएंगे ये सवाल, इनमें से बहुत से सवाल आएंगे। कोई पीएटी में आएगा, कोई बीएचयू में आएगा, कोई पीएटी में आएगा, कोई आईसीआर में आएगा, कोई जेट में आएगा, कोई यूपी के टेट में आएगा। तो जरूर से आएंगे ये सवाल, आने वाले सवाल हैं। ये गोल्डन क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन हैं, गोल्डन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट देखिए, वे गुणसूत्र जो नर और मादा दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। बताइए जल्दी से, वे गुणसूत्र जो नर और मादा में समान रूप से पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑटोसोम, क्रोमोसेट, ऑप्शन ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से। फिर इसके बाद में एक अच्छी खबर सुनाएंगे आपको, वे गुणसूत्र जो नर और मादा में समान रूप से पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑटोसोम, क्रोमोसेट, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा कोई नहीं। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है ऑटोसोम, बिल्कुल सही जवाब है। नर और मादा में जो समान गुणसूत्र पाया जाता है वो ऑटोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोसोम कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अब देखिए, मैं कह रहा था वो खुशखबरी ये थी कि अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो ये सारी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप इन स्लाइड्स को प्राप्त कर सकते हो। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। सेम लोगो मिलेगा आपको, जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वैसे का वैसा लोगो मिल जाएगा आपको। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी है हमारा, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो।
और इसी के साथ आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हर प्रकार के आपको एजुकेशनल मैटर अवेलेबल कराए जाते हैं और समय समय पर इस प्रकार की स्लाइड्स वहाँ पर डाली जाती है, जिससे आपका अभ्यास समय समय पर होता रहे। हर जगह हमारा नाम इंपीरियल एग्रो क्लासेस है, पीले कलर का लोगो मिलेगा आपको और आपको ज्वाइन करना है, ऐड करना है, फॉलो करना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑटोसोम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन की इकाई क्या है। उत्परिवर्तन की देखिए, पहले उत्परिवर्तन समझ लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। उत्परिवर्तन का मतलब देखो, अब उत्परिवर्तन में से ये आगे वाला उत शब्द है, इसको हटा दो, सिर्फ शब्द रखो परिवर्तन। वैसे तो ये उत्परिवर्तित लिखा हुआ है, लेकिन उत्परिवर्तन लिखना था मेरे को। तो अगर परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव या चेंज। और अब उसके आगे लग गया उत, तो उत्परिवर्तन का मतलब होता है किसी जीव की जीनी संरचना में, किसी जीव की जीनी संरचना में जब स्थायी परिवर्तन हो जाता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी कि स्थायी परिवर्तन हो गया, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता, तो वो उत्परिवर्तन कहलाता है। समझ गए होंगे आप, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक संरचना, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना या जीनी संरचना में परिवर्तन हो जाना उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, इसका क्वेश्चन है उत्परिवर्तन की इकाई बतानी है। रेकोन, म्यूटॉन, सिस्टर्न या प्लूरीन? बताइए जल्दी से। रेकोन, म्यूटान, सिस्टर्न या फिर प्लूरीन? जिसने जवाब दिया है म्यूटान, बिल्कुल सही जवाब है। जो उत्परिवर्तन की इकाई है वो क्या कहलाती है? म्यूटान कहलाती है। म्यूटान क्यों कहलाती है? म्यूटान तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूटान तो कहलाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसकी खोज पूछ ले आपसे, तो खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टी.एच. मॉर्गन। अब आपने टी.एच. मॉर्गन ही सुना है हर जगह, उनका जो पूरा नाम था वो था थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम था? थॉमस हंट मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। उन्होंने ही क्या किया था? उत्परिवर्तन की खोज की थी। तो उत्परिवर्तन की खोज का श्रेय जाता है टी.एच. मॉर्गन को। ठीक है, और उत्परिवर्तन की इकाई पूछ ले आपसे, तो इकाई क्या हो जाएगी? म्यूटान। क्या हो जाएगी? म्यूटान इसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे विपुंसन, जिसको हम बोलते हैं इमेस्क्युलेशन। विपुंसन या इमेस्क्युलेशन तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। बताइए जल्दी से, विपुंसन या इमेस्क्युलेशन तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। अब अगर आपको विपुंसन नहीं पता है या इमेस्क्युलेशन नहीं पता है, तो पहले वो सुन लीजिए ताकि आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखो, विपुंसन या जो इमेस्क्युलेशन होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब परागकोश होता है अपना, फूल के अंदर जो परागकोश होता है, वो उसकी फुटान होती है, या परागकोश के स्फुटन से पहले जब हम पुंकेसर हटा देते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया विपुंसन कहलाती है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक फ्लावर होता है, उसमें क्या होता है? परागकोश होता है, परागकण होते हैं, पुंकेसर होते हैं। तो जो परागकोश होता है उसको हटा दिया, परागकोश को हटा दिया। कब हटाया? स्फुटन से पहले ही हटा दिया। वो क्रिया क्या कहलाएगी? पुंकेसर हटा देंगे, वो क्रिया क्या कहलाएगी? हमारी विपुंसन कहलाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। परागकोश स्फुटन से पहले पुंकेसर हटाने की क्रिया विपुंसन कहलाती है। और इसको जो हटाया जाता है, वो हटाने के लिए हम 3-4 चीज़ें काम में लेते हैं। हम चिमटी से भी हटा सकते हैं, हम गर्म पानी से भी हटा सकते हैं, या हम एल्कोहल का स्प्रे करके भी हटा सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर पूछा है विपुंसन या इमेस्क्युलेशन तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन ए है हमारा जॉन मेंडल, ऑप्शन बी है जॉन विक, ऑप्शन सी है जॉनसन और ऑप्शन डी है कॉर्ल कोरेंस। बताइए, जॉन मेंडल, जॉन विक, जॉनसन या कॉर्ल कोरेंस, विपुंसन इमेस्क्युलेशन तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक। जिसने जवाब दिया है जॉन मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल, बिल्कुल सही जवाब है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने ही सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन या संकरण विकसित किया था, और उन्होंने ही इस विपुंसन तकनीक को विकसित किया था, जिसमें क्या था? परागकोश जब परिपक्व होता, उससे पहले ही वो क्या करते थे? वो पुंकेसर को हटा देते थे और फिर उसके बाद में उसमें आर्टिफिशियल तरीके से संकरण कराते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जॉन मेंडल को आप जानते हो, आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संकरण की वह वैज्ञानिक विधि जिसमें एक जोड़ी गुणसूत्रों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। बताइए जल्दी से, संकरण की वह वैज्ञानिक विधि जिसमें एक जोड़ी गुणसूत्रों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हमारा एकल संकर संकरण, ऑप्शन बी है हमारा द्विसंकर संकरण, ऑप्शन सी है हमारा बहुसंकर संकरण और ऑप्शन डी है मिश्रित संकरण। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी देखना।
बताइए, एक जोड़ी गुणसूत्रों को ध्यान में रखकर करेंगे तो एकल संकर संकरण कहलाएगा। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एकल संकर संकरण बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने द्विसंकर संकरण दिया है वो नहीं होगा। द्विसंकर संकरण में हम क्या करेंगे, द्विसंकर संकरण में हम दो जोड़ी लक्षणों को या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाएंगे तो वो द्विसंकर संकर होगा, और एक को ध्यान में रखकर कराएंगे तो एकल संकर संकरण कहलाएगा। ये सब टेक्निक है, ये सब मेंडल की विकसित की हुई है, ग्रेगर जॉन मेंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतति अपने जनकों से भिन्न होती है तो क्या कहलाती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतति या जो औलाद पैदा हो रही है वो अपने जनकों से भिन्न होती है, भिन्न है, उसके लक्षण अपने माता पिता से नहीं मिल रहे हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए है अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन सी है हमारा बैक क्रॉस, और ऑप्शन डी है हमारा टेस्ट क्रॉस। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही गोल्डन क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए। पूरी क्लास अटेंड करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत मदद मिलेगी आपको एग्जाम फाइट करने में। जिसने जवाब दिया है अपूर्ण प्रभाविता, बिल्कुल सही जवाब है। जो अपूर्ण प्रभाविता होती है उसमें क्या होता है, देखो अपूर्ण प्रभाविता को आप इस तरीके से समझ सकते हो। अपूर्ण प्रभाविता जो होती है उसमें क्या होता है कि सपोज दैट एक लाल या एक ब्लैक या काले बाल वाली एक क्या है, गाय है, या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एक पौधा है जिसमें सफ़ेद फूल भी आते हैं और लाल फूल भी आते हैं। तो जो माता उसकी माता है उसमें लाल फूल आते हैं और जो पिता है उसमें सफ़ेद फूल आते हैं। तो जब सफ़ेद फूल और लाल फूल को दोनों को क्रॉस करवाया गया तो उनसे जो संतति प्राप्त हुई वो ना तो सफ़ेद फूल की थी ना ही लाल फूल की थी, वो उन दोनों के बीच की थी, वो मिक्स था, उसमें गुलाबी फूल आ गए। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, ये स्थिति कहलाएगी अपूर्ण प्रभाविता। माता पिता के लक्षण प्रकट नहीं किए, कोई तीसरा ही लक्षण प्रकट कर दिया, तो ये अपूर्ण प्रभाविता कहलाएगी। इसमें लक्षण तो प्रकट होते हैं, इसमें जनकों के लक्षण तो प्रकट होते हैं, पर वो पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, पूर्ण प्रभाविता नहीं कहते हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक कर दो। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इससे रिलेटेड है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो अपूर्ण प्रभाविता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको मिश्रित वंशानुगति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित वंशानुगति कहते हैं, मिक्स ब्रीडिंग भी कहते हैं। मिश्रित वंशानुगति या मिक्स ब्रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, अपूर्ण प्रभाविता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, पीएमटी तक के एग्जाम्स में पूछा जाता है। कार्ल कोरेंस, जॉन मेंडल, वॉन शेरमैक या बेटसन। अपूर्ण प्रभाविता की खोज बतानी है आपको, किस महान हस्ती ने की थी अपूर्ण प्रभाविता की खोज। जिसने अपूर्ण प्रभाविता की खोज का जवाब कार्ल कोरेंस दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। अब खोज किसमें की थी ये भी सवाल आ सकता है। तो जो खोज की थी उन्होंने वो मिराबिलिस जिलापा नाम का एक पादप होता है जिसको हम गुलबांस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुलबांस के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जिलापा है और इसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 o'clock प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से रिपीट कर देता हूं। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जिलापा प्लांट, जिसको गुलबांस कहते हैं, के अंदर की थी, या इसे 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संतति में दोनों जोड़ी जीन समान रूप से प्रभावी होते हैं तो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अगर समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखिए वापस से। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जब किसी संतति में दोनों जोड़ी जीन समान रूप से प्रभावी होते हैं तो क्या कहलाते हैं। दोनों ही जो जोड़ी जीन है, माता के भी और पिता के, वो बराबर बराबर लक्षण दिखा रहे हैं। अब बताओ ये क्या कहलाएगी ये स्थिति। ऑप्शन ए है हमारा सह प्रभाविता, ऑप्शन बी है अप्रभाविता, ऑप्शन सी है संतति प्रभाव और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, सह प्रभाविता, अप्रभाविता, संतति प्रभाव या फिर कोई नहीं। जवाब दीजिए जल्दी से, इसका क्या जवाब होगा। जब किसी संतति में दोनों जोड़ी जीन समान रूप से प्रभावी होते हैं तो क्या कहलाते हैं। जिसने जवाब दिया है सह प्रभाविता, बिल्कुल सही जवाब है। सह प्रभाविता में क्या होता है, जो जनकों के जीन होते हैं वो समान रूप से अपना लक्षण प्रकट करते हैं। सपोज दैट
अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज दैट एक गाय है जो संतति है, या एक नर गाय है और एक मादा गाय है, जिसमें नर गाय है उसका कलर है सफ़ेद और मादा गाय है उसका कलर है काला। अब जो उनसे प्राप्त संतति हुई उसमें काले कलर के बाल भी हैं और सफ़ेद कलर के बाल भी हैं, मिक्स नहीं हैं, उनमें काले बाल भी हैं और सफ़ेद बाल भी हैं, कुछ जगह काले हैं कुछ जगह सफ़ेद है। तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? वो स्थिति सहप्रभाविता कहलाएगी। माता पिता के लक्षण समान रूप से अपना लक्षण प्रकट करते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मेंडल का कौन सा नियम बायोलॉजिकल जनरलाइजेशन कहलाता है? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से मेंडल का कौन सा नियम बायोलॉजिकल जनरलाइजेशन कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन बी है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ऑप्शन सी है पृथक्करण का नियम और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से। प्रभाविता का नियम पूछा गया है यहाँ पर। बायोलॉजिकल जनरलाइजेशन क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल जनरलाइजेशन कौन सा नियम कहलाएगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने जवाब दिया है पृथक्करण का नियम, बिल्कुल सही जवाब है। जो पृथक्करण का नियम था वो क्या था? बायोलॉजिकल जनरलाइजेशन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो मेंडल का ये वाला नियम था ये बिल्कुल अपवाद रहित नियम है, आज तक इसका कोई अपवाद नहीं मिला है। बाकी जो प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इन दोनों में अपवाद मिल चुके हैं, इसलिए इनको नहीं बोलते हैं। सिर्फ पृथक्करण का नियम जो है वो कहलाता है बायोलॉजिकल जनरलाइजेशन या फिर अपवाद रहित नियम। अगला सवाल देखिए क्या है। लक्षणों की सम्मिलित वंशानुगति कहलाती है। लक्षणों की सम्मिलित वंशानुगति कहलाती है। लक्षणों की सम्मिलित वंशानुगति बताना है। ऑप्शन ए है हमारा सहलग्नता, ऑप्शन बी है प्रभाविता, ऑप्शन सी है हमारा आनुवंशिकी और ऑप्शन डी है हेरिडिटी। बताइए लक्षणों की सम्मिलित रूप से वंशानुगति क्या कहलाएगी? लक्षणों की सम्मिलित रूप से वंशानुगति क्या कहलाएगी? लक्षण एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, सेम लक्षण समान लक्षण। जिसने जवाब दिया है सहलग्नता, बिल्कुल सही जवाब है। सह मतलब साथ, लग्नता मतलब लगना, साथ लगकर क्या जाते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनमें दोस्ती हो जाती है एक तरीके से, और वो बात हो जाती है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो सहलग्नता क्या होती है? मतलब लक्षणों की सम्मिलित वंशानुगति क्या कहलाती है? सहलग्नता कहलाती है। अब देखिए इससे सवाल और पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछ ले कि सहलग्नता की खोज किसने की थी, तो जो सहलग्नता की खोज की थी वो की थी बेटसन और पुनेट नामक साइंटिस्ट ने। किसने की थी? बेटसन और पुनेट नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? लेथाइटस ओडोरेटस। अब लेथाइटस ओडोरेटस क्या होता है सर? तो जो लेथाइटस ओडोरेटस होता है वो मटर की एक जंगली प्रजाति होती है। कौन सी मटर होती है? जंगली प्रजाति होती है जो अधिकतर महाराष्ट्र के जंगलों में पाई जाती है। और ये लेथाइटस ओडोरेटस है, वैसे इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र के जंगलों में पाई जाती है, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, लेकिन अपने इंडिया की बात बता रहा हूँ, मोस्टली महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो उस पादप में की थी लेथाइटस ओडोरेटस, जिसको बोलते हैं जंगली मटर। उसके अंदर क्या किया था? सहलग्नता की खोज की थी। किसने की थी? बेटसन और पुनेट नामक साइंटिस्ट ने। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा है, सहलग्नता नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? सहलग्नता नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए है हमारा टीएच मॉर्गन, ऑप्शन बी है हमारा कॉर्ल कोरेंस, ऑप्शन सी है हमारा डब्ल्यू बेटसन और ऑप्शन डी है हमारा वॉन शेरमक। बताइए जल्दी से, सहलग्नता नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला सवाल है, बार बार पूछा जाता है। सहलग्नता नाम किसने दिया था? बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है टीएच मॉर्गन, बिल्कुल सही जवाब है। जो सहलग्नता नाम दिया था वो किसने दिया था? वो टीएच मॉर्गन ने दिया था। और टीएच मॉर्गन ने और क्या किया था? थॉमस हंट मॉर्गन इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उत्परिवर्तन की भी खोज की थी। तो उत्परिवर्तन की खोज भी टीएच मॉर्गन ने की थी और सहलग्नता नाम भी टीएच मॉर्गन ने ही दिया था। थॉमस हंट मॉर्गन इनका पूरा नाम है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमेटिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? क्रोमेटिन पूछा है आपसे, क्रोमेटिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? बताइए जल्दी से। क्रोमेटिन, फिर बताएंगे क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन की पूरी डिस्कस करेंगे हम। क्रोमेटिन बताइए, क्रोमेटिन नाम किसने दिया? वोल्डेयर, फ्लेमिंग, वाटसन या स्ट्रॉसबर्गर? क्रोमेटिन नाम बताइए जल्दी से। जिसने फ्लेमिंग जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रोमेटिन नाम दिया था वो फ्लेमिंग नामक एक सज्जन पुरुष थे, बहुत ही महान थे।
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्रोमेटिन नाम दिया था, क्रोमेटिन नाम उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप कहोगे सर क्रोमेटिन क्या होता है, तो देखिए क्रोमेटिन बता देता हूं मैं आपको। केंद्रक जो होता है हमारा कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उसके अंदर केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक द्रव के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है। जो हमारा कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है और वो धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रोमेटिन कहलाती है। अगर आपसे पूछ ले ये किसकी बनी होती है, ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों ही प्रकार की प्रोटीन होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इससे रिलेटेड और सवाल पूछता हूँ आपसे, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, क्रोमेटिन में डीएनए का कितना प्रतिशत भाग होता है। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल पाताल में से खोद के लाया हूँ इस क्वेश्चन को, जो आपकी बहुत मदद करेगा और जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे आपको आगे धकेलेगा, आगे ले जाएगा। ये आपको बढ़त दिलाएगा ये क्वेश्चन, और ये आएगा 100%। डीएनए, क्रोमेटिन में डीएनए का कितने प्रतिशत भाग होता है बताइए जल्दी से। 21%, 31%, 41% या फिर 51%, 51%। जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है क्रोमेटिन में डीएनए का भाग 31%, 31% बिल्कुल सही जवाब है। जो बी ऑप्शन जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। क्रोमेटिन में डीएनए का कितना भाग होता है, 31% पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोमेटिन में सबसे अधिक पाया जाता है। अब देखो क्रोमेटिन किस किस का बना होता है। क्रोमेटिन अभी बताया मैंने, डीएनए, फिर उसके बाद में आरएनए, फिर उसके बाद में हिस्टोन प्रोटीन और फिर उसके बाद में नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब आपको इन चारों चीज़ों में से बताना है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए होगा वो तो 31% होगा, 31%। अब बता दीजिए सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, सबसे अधिक क्या पाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी संख्या कम है, क्या बात है, जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी है। जिसने जवाब दिया है हिस्टोन, बिल्कुल सही जवाब है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, वो 36% पाई जाती है और डीएनए हमारा 31% ही होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन होती है वो 36% पाई जाती है। फिर देख लीजिए आरएनए का भी बता देता हूँ। आरएनए होता है वो 2 से 5% होता है। कितना होता है, 2 से 5% होता है। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो 28 यानी कि 28% होती है। तो 31% तो डीएनए, आरएनए 2 से 5%, हिस्टोन प्रोटीन 36% और बाकी बचा जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन वो हो जाएगी 28%। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट आपके इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर क्लियर करवा दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है, हम सारे स्टूडेंट को एक साथ लेकर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, जिन कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं कहलाता है। जिन कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है हमारा सीनोसाइटिक, ऑप्शन बी है हमारा मोनोकैरियोटिक, ऑप्शन सी है हमारा ट्राइसोमेटिक और ऑप्शन डी है पॉलीकैरियोटिक। बताइए जल्दी से, जिन कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है। 2 केंद्रक अगर किसी कोशिका में है तो वो क्या कहलाएगा। जिसने जवाब दिया है सीनोसाइटिक, बिल्कुल सही जवाब है। जो सीनोसाइटिक होता है वो अवस्था, उस अवस्था में क्या होता है, कोशिका तो एक ही होती है लेकिन उसके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो 2 निर्माण हो जाता है। केंद्रक का निर्माण क्या हो जाता है, 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है और वो अवस्था सीनोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो केंद्रक को किसने देखा था, तो देखने की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ देखने की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखने की अगर बात करें तो जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले देखा था। किसमें देखा था, जो मछली होती है उसकी आरबीसी, मछली के खून में पाई जाने वाली आरबीसी में देखा था। लेकिन उस समय वो कंडीशन को भाप नहीं पाए, अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये क्या चीज़ है, और वो किसी और काम में व्यस्त हो गए, शायद मुझे ऐसा लगता है, बड़े ही बिजी आदमी थे। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया उस चीज़ को। फिर उसके कुछ समय बाद रिसर्च कर रहे थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब, उन्होंने देखा परागकण का, वो रिसर्च कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने किसकी खोज की, उसी दौरान उन्होंने परागकण के खोज करते समय, परागकण पर रिसर्च करते समय ही उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। तो समझ गए होंगे आप। फिर उसको नाम भी इन्होंने ही दिया था। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है।
गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। यहाँ पर संरचना है, आकृति नहीं है। आकृति और आकार दोनों अलग अलग होता है। गुणसूत्रों की संरचना बताइए। संरचना का मतलब होता है उसके अंदर पाए जाने वाले क्रिटिकल चीज। आकार का मतलब होता है जैसे एक कार का आकार अलग होता है, एक बाइक का आकार अलग होता है, लेकिन एक बाइक की संरचना भी अलग होती है, एक कार की संरचना भी अलग होती है। तो बताना है आपको कि जो गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन है वो किस अवस्था में करेंगे, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या फिर टीलोफेज में, ए, बी, सी या डी। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन बताना है आपको किस अवस्था में किया जाता है। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आज जितने भी सवाल हैं बहुत ही मैं गोल्डन क्वेश्चन उठा के लाया हूं जो आपको बहुत मदद करेंगे। जिसने जवाब दिया है इसका मेटाफेज बिल्कुल सही जवाब है। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, मेटाफेज अवस्था के अंदर किया जाता है। किसमें करेंगे, मेटाफेज अवस्था में करेंगे। और फिर से जानकारी दे देता हूं, अगर ये आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप स्लाइड्स मेरे से ले सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको सीधा सा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे भी जैसे ही ये क्लास खत्म होगी मैं सारे स्लाइड्स है वहाँ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था गुणसूत्र की संरचना, तो संरचना का आंसर तो था मेटाफेज। अब आपको आकृति बताना है, आकृति का अध्ययन किस अवस्था में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किस में करेंगे, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किस में किया जाएगा। जिसने सी जवाब दिया है एनाफेज, बिल्कुल सही जवाब है। जो गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है वो एनाफेज अवस्था में किया जाता है। किसमें करते हैं हम, एनाफेज अवस्था के अंदर करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है, प्रत्येक गुणसूत्र दो खंडों का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र दो खंडों का बना होता है, जिसको कहते हैं, अब गुणसूत्र के जो दो खंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खंड कहलाते हैं, क्रोमा कहलाते हैं, क्रोमेटिड कहलाते हैं या कैरियोटिक कहलाते हैं। बताइए जल्दी से। गुणसूत्र, प्रत्येक गुणसूत्र के दो खंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, ए, बी, सी, डी। जिसने क्रोमेटिड जवाब दिया है बहुत सही जवाब दिया है। जो गुणसूत्र होते हैं उनके जो दो खंड बना होता है, गुणसूत्रों का जो दो खंडों का गुणसूत्र बना होता है वो खंड क्रोमेटिड के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, क्रोमेटिड के नाम से जाने जाते हैं। समझ लीजिएगा, सवाल आने वाला सवाल है, बहुत मदद करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है, गुणसूत्रों के खंड किससे जुड़े होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक पूछा जाने वाला, बताइए जल्दी से। वैसे तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। गुणसूत्रों के खंड किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से, क्रोमामेला से, क्रोमेटिड जाल से या फिर कैरियोमियर से। बताइए जल्दी से, गुणसूत्र के खंड किससे जुड़े होते हैं। गुणसूत्र के खंड का जवाब जिसने दिया है सेंट्रोमियर, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने जवाब दिया है गुणसूत्र के खंड सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जो गुणसूत्रों के खंड होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहलाता है या क्या पूछता है, क्या पूछना चाहता है वो। अगला सवाल पूछा है कि गुणसूत्रों के कुंडलित सूत्र क्या कहलाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर कुछ कुंडलीनुमा संरचना या सूत्र पाए जाते हैं, वो सूत्र क्या कहलाते हैं। सेंट्रोमियर, क्रोमोमेला, क्रोमोनीमा या कैरियोमियर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। गुणसूत्र के कुंडलित सूत्र क्या कहलाते हैं, सेंट्रोमियर, क्रोमोमेला, क्रोमोनीमा या कैरियोमियर। क्रोमोमेला नहीं होगा, जिसने जवाब दिया है क्रोमोनीमा, बिल्कुल सही जवाब है। जो गुणसूत्रों के कुंडलित सूत्र होते हैं वो क्रोमोनीमा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, क्रोमोनीमा के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा है हमें, नेक्स्ट है, गुणसूत्र जिनमें दो सेंट्रोमियर होते हैं क्या कहलाते हैं। अब बताइए जल्दी से, ये सवाल बताना है आपको। गुणसूत्र जिसमें दो सेंट्रोमियर होते हैं क्या कहलाता है, सेंट्रोडुअल, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक या फिर टिकोसेंट्रिक, ए, बी, सी या फिर डी।
बताइए जल्दी से। गुणसूत्र जिनमें 2 सेंट्रोमियर होते हैं क्या कहलाते हैं? सेंट्रोडुअल, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक या टिकोसेंट्रिक? जिसने जवाब दिया है डाइसेंट्रिक, बिल्कुल सही जवाब है। जो गुणसूत्र होते हैं 2 सेंट्रोमियर वाले, जो 2 सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र होते हैं वो डाइसेंट्रिक के नाम से जाने जाते हैं। सेंट्रिक का मतलब होता है सेंट्रोमियर से, और डाई का मतलब होता है 2। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। जानते हो आप ये सब, ये सारी लैंग्वेज लैटिन और ग्रीक भाषा में होती है। तो डाइसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? डाइसेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें 2 सेंट्रोमियर होते हैं वो डाइसेंट्रिक कहलाते हैं। तो समझ गए होंगे। आज की आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। एक बिल्कुल आपको स्टडी फैक्ट बता देता हूँ आज का जो हमारा स्टडी फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि जितने भी साइंटिफिक नेम हैं, वैज्ञानिक नाम हैं, वो सारे के सारे एक ही भाषा में लिखे गए हैं। अगर वो आपसे भाषा पूछ ले कि कौन सी भाषा है, तो सारे वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में है? लैटिन भाषा में है। और लैटिन और ग्रीक भाषा ऐसी भाषा है जिसमें से लैटिन मुख्य रूप से ऐसी भाषा है कि ये भाषा इसकी जो विकसित है उसके अंतिम या चरम पड़ाव पर है, अब इसे और आगे विकसित नहीं किया जा सकता। इसीलिए उस समय जब साइंस का विकास हो रहा था और नई नई खोज हो रही थी, तो उस समय जो नाम रखे जाते थे अधिकतर वो लैटिन भाषा के ही रखे जाते थे। तो समझ गए होंगे आप लैटिन भाषा क्या होती है और लैटिन भाषा में क्या होता है, कैसे नाम रखे जाते हैं, ये समझ गए होंगे आप। और आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। मैंने कहा था क्लास छोटी रखेंगे लेकिन बिल्कुल नॉलेजेबल रखेंगे, तो आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, कमेंट करके बताना है क्लास कैसी थी। आप बिना कमेंट करके चले जाते हो, फिर मुझे फीडबैक नहीं मिल पाता है, फिर मुझे ये पता नहीं चलता है कि आगे मैं कौन कौन से इम्प्लीमेंट करूँ, आपको नया क्या प्रोवाइड करवाऊँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। और कल सुबह ठीक 11 बजे आपको मैंगो वाला जो टॉपिक है उस पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और एक ही क्लास के अंदर मैंगो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंगो की क्लास सुबह ज़रूर से अटेंड करिएगा। आम की जो हमारी फसल है उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे वो पूरे के पूरे सवाल हम सुबह की 11:30 बजे की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पीछे आए हैं और अब कौन से आ सकते हैं। चाहे आप ICR के हो, जेट के हो, BHU के हो, PAT के हो, या फिर यूपी के टेट के किसी के भी स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर में मैंगो वाला पार्ट तो सबके इक्वल है। तो यही कहना चाहूँगा मैं। और बाकी केमिस्ट्री की क्लास का आज जो केमिस्ट्री की क्लास लगने वाली थी वो भी मैंने कैंसिल कर दी, और आज BHU का पेपर भी मैं सॉल्व नहीं करवा पाया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तकनीकी समस्या हो गई थी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि वो पेपर नहीं सॉल्व करवा पाया मैं, क्योंकि मेरे पास वो पेपर है, वो अवेलेबल है, लेकिन जो मेरा लैपटॉप है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो फोल्डर्स मिस हो गए, मिल नहीं रहे हैं मेरे को। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि कल आपको जो क्लास मिले BHU की जगह केमिस्ट्री की क्लास मिले, तो इसका भी मैं अनाउंसमेंट सुबह कर दूंगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। और बाकी अब रात बहुत हो चुकी है, मेरे लिए, आपके लिए नहीं हुई है, आपको पढ़ाई करनी है अभी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर तो कोरोना है। तब तक के लिए नमस्कार।